क्या क्या पढ़ा हमने? लाइक एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो लीनियर मोमेंटम के बारे में जानते हैं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट चलती है, ऐसे बॉडी कहना अच्छा नहीं होगा, लेट्स वी कॉल इट पार्टिकल। ये न्यूटन के लॉ पार्टिकल के लिए वैलिड है और ये क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल क्यों? क्योंकि स्पीड जो हम देखते हैं वो स्पीड लाइट के कंपैरिजन में कम है काफी, और साइज भी नॉर्मल है जो हम अपने आसपास देखते हैं। हाँ, तो कोई एक पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में किसके लिए ये जरूरी है? तो उसके लिए जो इसको देखता है कि पार्टिकल का मास m और दूसरा कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, वो ऐसे देखेगा पार्टिकल को चलता हुआ, तो जाके वो ये कहेगा कि पार्टिकल के पास एक लीनियर मोमेंटम है। लेकिन अगर कोई इसी पार्टिकल को कोई जज करता है और वो ये कहता है कि पार्टिकल चल तो सीधा रहा है, लेकिन अब उसके लिए वो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, पहले यहां था, अब वो यहां पर आ गया, ठीक। अच्छा, ये ओरिजिन यहां पर आने के बाद उसने एक डिस्टेंस, क्यों डिस्टेंस? तो पार्टिकल कहां चल रहा है, कितनी दूर है, इसको कैसे बताएंगे? पोजीशन वेक्टर से। तो यहां पर ये रही इसकी पोजीशन, ठीक, और डायरेक्शन क्या है पोजीशन की? तो वो डायरेक्शन इस तरफ है, और इसको दिखाएगा कौन? पोजीशन वेक्टर r, और चल रहा है, स्पीड है v। अब एक शर्त, इसके लिए वो स्ट्रेट चलता है। दूसरा, जब इसको लगेगा कि पार्टिकल चल रहा है, तो उसके लिए मतलब कि जो ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है ना, ये ऐसे, ये डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए। हमें पता है कि कोई पार्टिकल रोटेट कब करता है? जब किसी पॉइंट से एक पार्टिकल की डिस्टेंस फिक्स हो तो वो रोटेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, जब वो ऐसा करता है तो क्या होता है? तो उसके बीच में एक एंगल बनता है। हाँ, अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक सीधा चलेगा तो मास, वेलोसिटी, ये नेचर ने हमें एक कैरेक्टर दिखाया जिसको नेचर की स्टडी हम कहते हैं, फंडामेंटल लॉ, मोमेंटम है ये। इसी तरह से ये भी एक कैरेक्टर है नेचर का कि पार्टिकल नेचर में ऑटोमेटिक घूमता है, इसके पास मास है, वेलोसिटी है, और एक एंगल पर है ये। वो एंगल कैसे क्रिएट हुई? एक फिक्स डिस्टेंस की वजह से। तो आर, इसके पास मास था, वेलोसिटी थी, तो ये चीज क्या है? इसके पास एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी। अब ये क्रॉस क्यों है? तो कल के लेक्चर में देखा हमने कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी वेक्टर, मोमेंटम भी वेक्टर, और ये भी वेक्टर है। तो इसीलिए दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। इसी को अगर मैग्नीट्यूड की तरह लिखना है तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, आर पी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट की जगह पर साइन थीटा, और साथ में डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का काम करता है, देख चुके थे हम कैसे करता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, साथ में क्या है इसके पास? डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन ऐड हो गई। कैसे करते हैं डायरेक्शन की कैलकुलेशन? तो ये देखो, पहले जो लिखा हुआ है उसकी तरफ आपको अपना हैंड करना है, ये ऐसे। देन मोमेंटम किस तरफ है? जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ मोमेंटम। तो वेलोसिटी यहां, तो हमने ऐसे ऐसे किया, तो हमारा थंब कहां पॉइंट करता है? इनवर्ड। और इनवर्ड के लिए हमने क्या रिजर्व किया है? एक क्रॉस। क्यों क्रॉस? हम जानते हैं अगर एक तीर को देखते हैं तो वो अंदर जाता है और पीछे से क्या दिखाई देता है? क्रॉस। जब बाहर आता तो एक पॉइंट, तो बाहर आने के लिए हमने बनाया पॉइंट, अंदर जाने के लिए क्रॉस। तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो अंदर की तरफ है, मतलब कि पार्टिकल चल के घूमकर अंदर की तरफ जाएगा। एनीवे, अच्छा, अब हमने इसी के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो तो जाके हम बोलते हैं इट इज कंजर्व्ड। जैसे अगर हम किसी भी कैरम बोर्ड की कल हमने बात किया, एक कैरम बोर्ड को हम देखते हैं और हम कहते हैं कि कैरम बोर्ड का मोमेंटम चेंज हो जाए। चेंज होने का मतलब कि अगर कैरम बोर्ड ऐसे रखा गया है और अभी इसका मोमेंटम कितना, तो आंसर है कि वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम भी 0। हम चाहते हैं चेंज हो जाए,
कितना हो जाए, तो 0 से 1 हो जाए, 2 हो जाए, p हो जाए, और चेंज करने के लिए हम एक फोर्स लगाते हैं। ओके, अगर एक फोर्स लगाएंगे तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बट हम चाहते हैं कि ये कंजर्व रहे, इसमें कोई चेंज ना आए, और ना चेंज आए तो चेंज को लिखते क्या है, डी पी डी टी लीनियर के लिए, और एंगुलर के लिए क्या, एल और ये डी टी। तो ये चीज क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कितना चेंज है, 0। इसका मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं करती, और टॉर्क क्या है, वो है फोर्स जो बॉडी को रोटेट कराती है। तो कोई भी एक्सटर्नल रोटेशन फोर्स ना हो तो जाके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इंटरनली होगा तो पार्टिकल एक दूसरे का चक्कर लगाएगा, सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाएगा। इंटरनल होने से पूरे सिस्टम का कंजर्व, ये एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होता। अच्छा, हमने पढ़ा था ना कि अगर गोटियां आपस में टकराती हैं तो इंटरनल फोर्स है, लेकिन हमारे लिए ये सिस्टम चलता है क्या, गोटियों के टकराने से हमारे लिए सिस्टम नहीं चलता। लेकिन अगर आप सिस्टम के अंदर चले जाते हो तो जाके गोटियां चलती हैं। पहले गोटी का मोमेंटम 0 था, हम अंदर आ गए, देखो क्या हम कर रहे हैं, हम अपना ऑरिजिन बदल रहे हैं, फ्रेम बदल रहे हैं। पहले बाहर थे तो बाहर से हमें क्या लगेगा, कैरम बोर्ड को चलना चाहिए, नहीं चलता है। हम अंदर आ गए, अब अंदर आ गए तो क्या लगना चाहिए, गोटी को चलना चाहिए, तो गोटी चलती हैं कभी इधर कभी उधर। तो मतलब कि अंदर जब बैठे तब आपको ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कब चलता है कोई चीज, जब फोर्स लगती है। तो अंदर वाले के लिए जब आप अंदर पहुंच गए, ऑरिजिन अंदर ले लिया इस तरफ, तो जो फोर्स बाहर से देखने पर इंटरनल थी वो अंदर से देखने पर एक्सटर्नल हो गई। मतलब इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड्स ऑन योर फ्रेम, ऑरिजिन, कि आप कहां से इसको चूज करते हैं। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी किस पे डिपेंड करता है, कि हमने ऑरिजिन क्या लिया है। जैसे हमने इसमें बात किया कि ऑरिजिन जब बाहर था तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं था क्योंकि कोई फोर्स नहीं थी, लेकिन ऑरिजिन अंदर लिया तो मोमेंटम बदल गया। तो बाहर थे तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व। इसी तरह हमने कल देखा था कि जब सन, ये तो कहें कि अर्थ सन, ये सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगाते हैं, ठीक। अच्छा, चक्कर लगाते वक्त इनमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता, और टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। देखो ग्रेविटेशन फोर्स कहां काम करती है, टूवर्ड सेंटर ऑफ मास, यहां सेंटर ऑफ मास, यहां पर अर्थ, ठीक है। इस सेंटर ऑफ मास से अर्थ कहां पर है, सामने आर डिस्टेंस पर, है ना, सामने डिस्टेंस आर, यहां पर फोर्स, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक। अब सोचो आर एफ दोनों के दोनों हैं, ये ग्रेविटेशन फोर्स और ये आर, लेकिन साइन थीटा एंगल कितना है, 180 का, और साइन 180 का मतलब 0। तो अगर ये 0 ये भी 0, मतलब कि एक्सटर्नल टॉर्क अर्थ के घूमने से काम नहीं करता, जब अर्थ सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमती है। अब ना यहां पर कुछ और चीज करते हैं। देखो एक बात पता लग गई कि एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन ऑरिजिन चूज, कि आपने क्या ऑरिजिन लिया है, मतलब फ्रेम पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात छोटा सा और देखो इसको, ओके। सो ये अर्थ हमने सोचा इसका ऑर्बिट बनाते हैं, ये इस तरह से। अब हमने ये देखा कि अर्थ जो है ना वो कुछ वेलोसिटी से मूव करती है, ये v वेलोसिटी से, और इसकी डिस्टेंस कहां से, सेंटर ऑफ मास से। फोर्स कहां पर, टूवर्ड दिस, टूवर्ड सन, है ना, टूवर्ड सन फोर्स। अब आर और एफ
इसमें साफ साफ दिखता है कि एंगल 180 है तो टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो, तो देखो हमने कल एक रिजल्ट निकाला था कि dl/dt इक्वल्स टू r क्रॉस f, ये निकाला था कल रिजल्ट। और इसका मतलब क्या है? इसी का मतलब है टॉर्क। अगर टॉर्क जीरो है, कब जीरो है? क्योंकि साइन 180 है, एंगल 180 है दोनों के बीच में, तो ये जीरो है। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना है? जीरो। अच्छा, अब एक शर्त आती है यहां पर, वो ये कि अभी आपको क्या दिखता है? आपको दिख रहा है कि एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं है, ठीक। लेकिन एक बात सुनो, ये टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे खींचते हैं। देखो क्या कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्यों नहीं है? अच्छा, चेंज नहीं है तो क्या चेंज आ सकता है क्या? तो आंसर है यस। अगर हम ऑरिजिन यहां 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 कहीं भी चूज करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? तो सुनो, यहां से अर्थ ऐसे, तो पोजीशन वेक्टर ये, फोर्स कहां पर लग रही है? यहां पर। अब इनके बीच में एंगल जीरो है क्या? नहीं है। इसका मतलब टॉर्क है। टॉर्क है तो एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि ऑरिजिन बदलने से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है। ये इसी तरह से जैसे लीनियर मोमेंटम, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व है? जब ऑरिजिन क्या है? ऑरिजिन इज सेंटर ऑफ मास। याद रखिए कि जब ऑरिजिन सेंटर ऑफ मास है तब जाके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और रिजल्ट निकालते हैं। चलो देखो, रिजल्ट देखो। हमें पता है कि चलो मान लेते हैं कि ऐसे करके एक डिस्क है या कोई भी एक बॉडी है, जैसे हमारे पास जो डिस्क, अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है। यहां पर हमने एक एक्सिस क्रिएट किया ऐसे। अगर ऐसे बनाएंगे एक्सिस तो डिस्क ऐसे घूमेगी कंटिन्यू, है ना? घूम सकती है। अच्छा, अब हम सोच सकते हैं कि जब ये रोटेट करेगी तो ये रोटेट कैसे करेगी? तो ये मान लो कि इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है, ये ऐसे करके घूम रही है। क्लियर? ओके। अब हमने सोचा कि डिस्क में तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। अब हम ये पूछ सकते हैं कि जब रोटेशन आता है तो रोटेशन बहुत सारी चीजों के कंसेप्ट लेकर आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे कैसे होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का होता है। फॉर्मूला क्या है? एक पार्टिकल के लिए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी के लिए निकले। तो एक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है? तो पहले हमें एक पार्टिकल सोचना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस से, अबाउट विच एक्सिस। हमें पता है कि यहां से अगर रोटेट करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ सकती है? इतनी। यहां से करेंगे डिस्टेंस इतनी, है ना? तो डिस्टेंस के फर्क होने से हमने क्या पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², डिस्टेंस के बदलने से इनर्शिया बदलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम एक्सिस यहां चुनते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, यहां पिकअप करते हैं तो अलग। मतलब कि हमें पहले यह सोचना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, दिस एक्सिस और दिस एक्सिस। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि यहां से सोचो अबाउट सेंटर ऑफ मास। और हमें एक बात और पता है कि पूरी डिस्क का मास इसी पॉइंट पे कंसेंट्रेट है, m। यहां से अब हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हमें पहले एक पार्टिकल सोचा हमने। चलो मान लो ये मास एलिमेंट, नाम समझ में आ रहा है सोचने में? मास एलिमेंट, ऐसे टेक्निकल वर्ड भी आना चाहिए। मान लेते हैं कि यहां पर एक छोटा सा हमने पार्ट उठा लिया। कितना छोटा? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने एरिया में से एक छोटा सा पार्ट, और उसका मास मान लिया हमने m।
या dm या कुछ भी मान लो, mi, ये कहाँ है? तो एक्सिस कहाँ है? ये, तो इस एक्सिस से ये ri डिस्टेंस पर है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 n बहुत सारे पार्टिकल होंगे। ओके, यहां से यहां देखो कि ये जो पार्टिकल हमने ये सोचा, इसकी कुछ स्पीड रहेगी। ठीक, क्या स्पीड रहेगी? vi। अगर ये पार्टिकल 1 है तो 1 नाम ले लो, चलो ठीक है। r1 डिस्टेंस पर पार्टिकल का मास 1, वेलोसिटी 1। दूसरा पार्टिकल जो यहां होगा उसकी वेलोसिटी अलग होगी, हमने पढ़ा है ये लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है हर एक पॉइंट पर। फिर कुछ पार्टिकल यहां होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी अलग होगी हर एक पार्टिकल की। अब हम एक बात पूछते हैं, यहां पर इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना? क्यों पूछ लिया? क्योंकि इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी है, और साथ साथ ये एक डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस r1, इसलिए क्या होगा इसके पास? एंगुलर मोमेंटम। ठीक, कितना होगा? तो m1 v1 r1, यही होगा। ओके, अब ये किसका मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अब हम चाहते हैं कि देखो, अगर बहुत सारे पार्टिकल रहेंगे ना तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? उसकी वेलोसिटी अलग अलग। तो अलग अलग वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशन करना मतलब क्या? एक बार एंगुलर मोमेंटम, 2 बार एंगुलर मोमेंटम, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, इतनी बार एंगुलर मोमेंटम को निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना यहां से इसको हटा सकता हूं मैं। देखो कैसे? v इक्वल्स क्या होता है? ओमेगा r। तो v1 क्या होगा? v1 होगा ओमेगा r1। v2 क्या होगा? ओमेगा r2। क्यों ओमेगा सेम है? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है सब पार्टिकल के लिए, क्योंकि हर एक पार्टिकल एक एक सेकंड में एंगल का चेंज सेम करता है। जितना एंगल ये दोनों अगर यहां पर हैं, एक सेकंड में दोनों यहां पर आएंगे, एंगल में चेंज सेम है। इसके लिए भी 20, इसके लिए भी 20, फिर यहां पर आएंगे, अब 20 से फिर 20, फिर 20, तो हर एक सेकंड में एंगल का चेंज सेम, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इसको रिप्लेस कर देंगे तो m1 ओमेगा r1, और एक r1 ये भी है, तो ये तो आया इसके कारण, और एक r1 तो इसका स्क्वायर। ठीक, कांस्टेंट कौन है? तो कांस्टेंट है ओमेगा। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ओमेगा को। देन अब बहुत सारे पार्टिकल हैं तो मैं यहां पर एक समेशन यूज करता हूं, i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। सभी मैंने क्या कर लिया, सबको ऐड कर दूंगा। देखो कैसे? mi ri स्क्वायर। i क्यों लिया? क्योंकि 1 2 3 4 बहुत सारे पार्टिकल, तो जनरल। अब इसको थोड़ा सा यहां देखते हैं। ओमेगा, ठीक है, तो जो L था उसको भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, कितनी बार ऐड किया? जितनी बार है, हमने उसको भी L लिख लिया। पहले 1 था, फिर 2 के लिए किया, फिर 3 के लिए किया, सबको हमने इसी में लिख दिया। इसकी मीनिंग क्या है? हमने पहले भी देखा कि इसका मतलब है कि अगर mi ri लिखा गया है तो i की जगह पे पहले 1, यहां पर भी 1, ठीक है, फिर ऐड हो जाएगा, फिर 1 से लेकर n तक, तो 2, फिर यहां पर आएगा, यहां पर लिखते हैं इसको m1 r1 स्क्वायर, फिर 1 से लेकर n तक है तो m2 r2 स्क्वायर, फिर 3 भी आएगा, इस तरह से n तक जाएगा, और हमने n तक सभी पार्टिकल को ऐड कर दिया। तो मैं इन सभी पार्टिकल के लिए यह भी लिख सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू कांस्टेंट, और m1 m2 m3 mn टोटल मास कितना? m। इस डिस्क का मास कैसे बना? छोटे छोटे पार्टिकल से। कितने पार्टिकल है? हमने सबको ऐड कर दिया तो मास बन गया, और सबकी डिस्टेंस को हमने एक मीन डिस्टेंस ले लिया, एवरेज, तो इट बिकम्स r स्क्वायर। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीज क्या है? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास।
और अभी भी दिखता है कि ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास तो एक कॉमन एक्सिस है, नेचुरल, तो इसलिए हमने इसको लिया। और हमें यह भी पता है कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही, जब हम सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस लेंगे तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। किसी दूसरे पॉइंट पे चुन लेंगे तब कंजर्व नहीं है, तब डिपेंड करता है कि फोर्स कहां है और पोजीशन वेक्टर कहां पर है, इन दोनों का एंगल। जैसे अब यहां पर एक बार और देखते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही वर्सेटाइल फॉर्मूला है फिजिक्स में, इसका यूज बहुत ज्यादा है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं इस तरह से, आई ओमेगा, और आई कहां से ये नहीं भूलना, सेंटर ऑफ मास। ओके, क्या है इस फॉर्मूले का मतलब, अब सुनो ध्यान से। देखो हम जानते हैं कि जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। मतलब क्या, मतलब ये कंजर्व होने का मतलब कि सभी पार्टिकल का मोमेंटम सेम है। सेम का मतलब इक्वल। पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम हम लिखेंगे तो L1, L2, L3 इस तरह से सबका सेम रहेगा, करेक्ट ना। अच्छा, तो अगर हम लिखें, क्या लिख सकते हैं, m1, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है, r1 स्क्वायर। दूसरे के लिए चलो ओमेगा नहीं, चलो लिख लेते हैं m2 r2 स्क्वायर, इस तरह से रहेगा, करेक्ट। अब देखो जरा और भी पार्टिकल का, यहां पर सोचो क्या होगा, ये दोनों को हमने ये क्या लिखा है, इक्वल। फिजिक्स की ब्यूटी अब आएगी सामने आपके। L इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज ओमेगा। कोई पार्टिकल या कोई माने कोई पार्टिकल नहीं, लेट्स वी से कि कोई स्टार, स्टार बहुत ज्यादा बड़ा है, ये क्या हो रहा होगा। देखो स्टार के अंदर क्या होता है, एक स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है, सब गैसेस, हीट, ये सब रेडिएशन, प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बाहर निकलता है। तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन इस सन को बढ़ाना चाहता है। इसकी रेडियस अगर सेंटर से देखें तो इसको यहां से बढ़ाना चाहता है। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि पूरी बॉडी का मास यहां अगर कंसंट्रेट है तो ग्रेविटी सभी पॉइंट को इस तरफ खींचती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कंटिन्यू खींचेगी। क्या होगा जब न्यूक्लियर फ्यूजन एक बार खत्म हो जाए, मतलब क्या, जैसे बाइक में पेट्रोल होता है, अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फ्यूजन वाली प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें जो भी फ्यूल है अगर वो खत्म हो जाएगा तो ग्रेविटी डोमिनेट कर लेगी, इसको ऐसे सिकोड़ लेगी। क्या होगा फिर, जो ये डिस्टेंस था वो कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, देखो डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर में कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये होता है मास, चलो ठीक है, डिस्टेंस कम होगा तो ये कम हो जाएगा। सोचो ये चीज क्या है, इक्वल। अगर ये कम हो गया गलती से तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, क्यों कंजर्व, कंजर्व इसलिए क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, सारी प्रोसेस कैसी है, इंटरनल, इसलिए इसको कंजर्व रखना है। तो इसको कंजर्व रखने के लिए अगर ये कम हो गया तो इक्वल कैसे बनेगा, इक्वल होने के लिए इस एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ता है। इसीलिए जब एक सन जब छोटे से पॉइंट पे आ जाता है, जिसको हम कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, है ना, कई सारे ऐसे स्टार होते हैं हमारे पास, पल्सर्स, क्या होता है उनमें, जब एकदम सन बड़ा सा होता है, उसके सारे का सारा फ्यूल खत्म, तब वो एकदम सिकुड़ने लग जाता है। क्यों, ग्रेविटी डोमिनेट करती है, ऐसे सिकुड़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो क्या बढ़ जाएगा, उसका स्पिनिंग। कैसे, तो ये रही उसकी एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली,
इसके अराउंड वो स्पिन करता है कंटिन्यू, जैसे हमारी अर्थ करती है। अगर वो स्पिन कर रहा है वाइड, कोई भी सन छोटा हो गया तो उसकी स्पिनिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो और तेजी से घूमता है। स्पेस में ऐसे कई सारे स्टार हैं जिसको हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ब्लैक होल की स्पिनिंग बहुत ज्यादा है। तो कई सारे ऐसे स्टार्स हैं जिसमें ये प्रोसेस होती रहती है। क्यों बढ़ा एंगुलर मोमेंटम? इट इज इंपॉर्टेंट। मतलब क्यों स्पिनिंग बढ़ गया? स्पिनिंग रेट मतलब कि ओमेगा ये इंक्रीज हो गया। क्यों हो गया? आ रहा समझ में? अच्छा सोचो कि एंगुलर मोमेंटम है क्यों? क्योंकि हर एक प्लेनेट, हर एक स्टार, उनका अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो मैं आपको कुछ पर्सनली बताना चाहता हूं। मैं इसको पॉज कर दो। तो जो आपको मैंने बताया इट वॉज डिबेटेबल, इसलिए मैं वो पार्ट मैंने वीडियो में नहीं डाला है। बट अगर हम अपने साइंटिफिक प्रोसेस से सोचें तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या सच्चाई है। खैर, अच्छा, अब आपको ये सोचना है, अब मुझे आप आंसर खुद दे सकते हो। जब कोई भी डाइवर जो पानी में जंप करता है, जब वो पानी में जंप करता है तो अपने हाथ को ऐसे क्यों कर लेता है? अपने आप को छोटा कर लेता है फोल्ड करके। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसका क्या कम हो जाए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसकी जो भी नेचुरल एक्सिस है, नेचुरल एक्सिस कहां से होगी? सेंटर ऑफ मास से। उसकी जो भी नेचुरल एक्सिस है वहां से उसने अपने आप को छोटा कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए वो 3-4 फ्लिप मार के पानी में कूद सकता है। ये सारी प्रोसेस हमारे नेचर को देखने में मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं। अच्छा, ये हमारे पास देखो क्या क्या चीजें मिली हमें। हमें मिला कि जब एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तब एक टॉर्क मिलेगी। कौन सी टॉर्क? एक्सटर्नल। ठीक है। अच्छा, और एंगुलर मोमेंटम का ये भी फॉर्मूला होता है। ये ना लीनियर का सारा एनालॉग है। देखो लीनियर में क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम फोर्स है। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, वही तो चीज है ये। तो लीनियर एनालॉग है ये, कुछ ऐसा खास नहीं। बस क्या जोड़ देना है आपको? किसी भी रोटेशन के लिए एक फिक्स डिस्टेंस। बाकी चैप्टर आपके हाथ में। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे कैसे काम करती है इनको भी हमें समझना पड़ेगा। देखो, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी स्टार को देखते हैं तो सुपरनोवा के बारे में सुना है कभी? जब कोई स्टार ब्लास्ट होता है तो, है ना? कैसे ब्लास्ट होता है? क्योंकि वो एकदम कोलैप्स होता रहता है ग्रेविटी की वजह से, एक्सट्रीम हीट, प्रेशर, उसके कारण जब वो एकदम ब्लास्ट हो जाता है तब उसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी। कैसे काम करता है अब हम उसको अगर पढ़ेंगे कहीं से तो समझ जाएंगे। बस हमें पहले ये समझना है कि कैसे नेचर काम कर रहा है। थोड़े बहुत जो छोटे छोटे बेसिक हमारे, ठीक है।